Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका वो यूपीएससी एवं बीपीएससी मेंस जैसे प्रमुख एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बेसिकली होता है आपका नेशनलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे नेशनलिज्म को देखने का कोशिश करेंगे तो यह क्या एक तरह का फीलिंग है। कैसा फीलिंग है? तो बेसिकली इट इज़ अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और बिलोंगिंगनेस। ठीक है, टू पर्टिकुलर कंट्री बाय इट्स सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज। ठीक है, यानी कि बेसिकली यह कहीं ना कहीं एक तरह का जुड़ाव है लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ठीक है, यह क्या है? बेसिकली एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, जो कि इवॉल्व होता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, तो आपका जो नेशनलिज्म है भारत में वो सडन डेवलप नहीं होता है। ठीक है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे वो डेवलप होता है। और किन फैक्टर्स की वजह से डेवलप होता है? तो वह है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो होते हैं उस वक्त, यानी 18th और 20th और 19th सेंचुरी में, तो उसकी वजह से ये डेवलप होता है स्लोली। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड शेप्ड बाय बोथ इंडिजिनियस एंड socio-cultural awakenings and the impact of Western ideas of democracy, liberty and equality. तो यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसका जो उत्पन्न है या उत्पत्ति है, ठीक है, वह कहीं ना कहीं जो आपका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो होता है, यानी कि जो अंग्रेज यहाँ पे जो शासन करते हैं उनकी जो शासन करने की जो व्यवस्था होती है, जो तरीका होता है, कहीं कि उस वजह से क्या होता है कि आपका जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे उत्पत्ति होता है। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इंडिजीनियस है कि भारतीय लोग के बीच में भी यहाँ पे सोशियो कल्चर अवेकनिंग्स होता है। लोग जो है जो सामाजिक और कल्चरल रूप से लोग थोड़ा सा अवेयर होते हैं। और यहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन वहाँ यहाँ का जो इंडियन मिडिल क्लास उस वक्त बेसिकली जो वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो उस वहाँ पे भी उन्हें वेस्टर्न आइडियाज से ये लोग फैमिलियर होते हैं, जैसे कि आपका डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी ये लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और अवेयर होते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है कि लोगों के बीच में नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो डेवलप होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड और काउजेस, यानी क्या क्या कारण रहते हैं जिस वजह से मुख्यतः आपका जो नेशनलिज्म है वो डेवलप होता है भारत में। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आपका 1857 की क्रांति के बाद जब भारत में अंग्रेज बेसिकली आपका जो ब्रिटिश क्राउन है जो सत्ता अपने अंडर लेती है, उसके बाद क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल सिस्टम और कॉमन सिविल सर्विसेज ऑल अक्रॉस इंडिया जो है आपका स्टार्ट किया जाता है। तो कहने के देखा जाए तो आपका जितने भी लोग हैं उन्हें एक समान तरीके से उन्हें न्याय दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, समान तरीके का आपका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह है, तो कहते लोगों के बीच में कनेक्ट जो है ये डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, साथ साथ में जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होता है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपका इन लोगों को कहीं ना कहीं
एक सब कुछ कनेक्टेड लगने लगता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा उसी वक्त क्या होता है, रेलवेज है, टेलीग्राफ है, पोस्टल सर्विसेज है, इन सब चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो रेलवे से क्या होता है बेसिकली, आपका जो एक जगह से लोग जो दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है कहने का देखा जाए रेलवे के आने की वजह से। तो इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में कनेक्ट बढ़ता है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राफ है, लोग इसलिए एक दूसरे से टेलीग्राफ के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहने कि ये जो इंटरनेट कनेक्ट है वो बढ़ाता है यहाँ पे। तो इससे भी क्या होता है कि आपका एक कॉमन फीलिंग जो है आपका वो लोगों के बीच में यहाँ पे डेवलप होता है। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, सेकंड जो पॉइंटर है वो है हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन, यानी कि आपका जो आर्थिक रूप से जो दोहन किया जाता है न्यूज़ के द्वारा, ठीक है। तो वह भी एक कारण होता है लोगों के बीच में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में। जैसे कि आपका यहाँ पे जो ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया जाता है, यहाँ पे वो बताते हैं कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत का जो धन है उसे लूट कर वो विदेश ले जा रहे हैं, बेसिकली इंग्लैंड ले जा रहे हैं, और उसका बेनिफिट इंडियंस को नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यह भी लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है उसे यहाँ पे कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया जाता, बेसिकली बर्बाद किया जाता है। इसके अलावा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है, हैवी टैक्सेस है जो वो लोगों के ऊपर लगाया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा क्या होता है कि इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कॉमन सफरिंग है, ठीक है, यह लोग के बीच में डेवलप हो रहे हैं। पता है कि सब लोग को एक तरह का जो कष्ट है आपका वह झेलना पड़ रहा है अंग्रेजी शासन की वजह से। तो यह भी क्या होता है कि लोगों को कहने के एक दूसरे से कनेक्ट करता है, क्योंकि सबका जो पेन है बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके का है, सब एक तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न एजुकेशन एंड एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वह भी यहाँ की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो ले रहा होता है, ठीक है। बट तो होता है उस वजह से लोग क्या एनलाइटन हो रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है। बेसिकली एक न्यू क्लास ऑफ पीपल है यहाँ पे, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसे ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे लोग को यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स के रूप में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि इंग्लिश एजुकेशन जो है आपका उसका एक्सपोजर होता है लोगों के बीच में, और वहाँ पे जो लिबरल वेस्टर्न आइडियाज़ हैं जैसे कि नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, इस तरह के जो टर्म्स हैं आपका, इससे जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं अब, ठीक है। तो जहाँ पे जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं वो लोग कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे ये लोग सब जो अपने पॉलिटिकल राइट्स है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि पहले अंग्रेज के द्वारा इन्हें पढ़ाया गया, और जब पढ़ाया गया तो पता चला कि वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है बेसिक वैल्यूज़, उन सबको इनके द्वारा भी सीखा गया, समझा गया, और सीखने और समझने के बाद उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें ये अधिकार चाहिए, आप ये अधिकार वहाँ पे दे रहे हो इंग्लैंड में, तो हमें यहाँ पे भी हमें इस तरह का अधिकार चाहिए, हमारे साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे जो रिलीजियस आपका जो यहाँ पे सोशल लेवल्स थे, ठीक है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय हो गए, दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, इन लोग के द्वारा बेसिकली क्या है, जो समाज में अलग अलग तरह की जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ ये लोग लड़ने का काम करते हैं, और एक मॉडर्न जो आपका एक विचारधारा है उसे ये लोग बीच में लोगों के बीच में रखते हैं लाके। इससे भी क्या हो रहा है कहने कहीं लोगों के बीच में कनेक्ट डेवलप हो रहा है। अगला जो हमारा फैक्टर है वह है रोल ऑफ प्रेस। रोल ऑफ प्रेस जो है आपका, आप उसे कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म में, ठीक है। क्योंकि इस वक्त क्या होता है मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि जो प्रेस जो है उसका इंडिया में उस वक्त तक स्थापना हो चुका होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्नाकुलर प्रेस है, यानी वर्नाकुलर यानी कि जो बेसिकली देसी भाषा में जो छपते हैं, या फिर लोकल भाषा में जो छपने वाले अखबार हैं, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस में छपती हैं जो अखबार, उसे वर्नाकुलर प्रेस कहते हैं बेसिकली।
तो जैसे कि यहाँ पे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में कौन कौन से, देखिए अमृता बाजार पत्रिका, इसके अलावा इसके ऑथर आपके शिशिर कुमार घोष थे। यहाँ पे केसरी है, केसरी है। इसके अलावा एक और बुक है बेसिकली महारथ, ठीक है, तो महारथा और केसरी ये दोनों जो है विजय तिलक के द्वारा लिखा गया है। द हिंदू है यहाँ पे, जो कि जी सुब्रमण्यम अय्यर जी के द्वारा लिखा गया है। और बंगाली जो न्यूज़पेपर है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इन सब न्यूज़पेपर ने जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर ही जो एक जरिया था लोगों के बीच में, जो पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे उनका जो ओपिनियन था या फिर किसी तरह का जो डिमांड्स था या फिर अंग्रेज़ों के द्वारा जो बेसिकली देखा जाए तो कुशासन किया जा रहा था, अनैतिक नीतियाँ उनके द्वारा लागू की जा रही थी, जो भी कंपनीज था वो सब न्यूज़पेपर के माध्यम से आम लोगों के बीच में पहुंचाया जाता था, ठीक है। उस वक्त तो आज के जैसा कम्युनिकेशन मीडियम कुछ था नहीं, तो उस वक्त क्या होता था बेसिकली एक दो लोग जो न्यूज़पेपर अफोर्ड कर पाते थे वह लेते थे और एक पब्लिक प्लेस पे ये लोग आपस में बैठकर या पढ़कर उसे बाकी लोगों के बीच में उसके इन्फॉर्मेशन को बेसिकली फैलाते थे, ठीक है। तो क्या होता था लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करने का इम्पोर्टेंट जो आपको मीडियम है वह प्रेस जो है वह यहाँ पे निभाता है। और यहाँ पे क्या होता है मुख्यतः ये लोग जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो अनजस्ट पॉलिसीज़ होते हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया, जो आपका अनैतिक जो भी उनके द्वारा नियम लागू किए जा रहे हैं या फिर जो भी किस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है यहाँ के नेटिव लोगों के खिलाफ, तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे प्रेस के माध्यम से लोग आम लोगों को बताया जाने लगा और जो नेशनल डिबेट है यहाँ के लोगों को अवेयर किया गया और लोगों के पीछे फिर चर्चा करना स्टार्ट किया जाने लगा। तो यहाँ पे क्या होता है जो प्रेस है इस काम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वह रहता है, ठीक है। विदाउट प्रेस जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वह संभव नहीं था करने का देखा जाए तो। अब हम देखते हैं अदर फैक्टर जैसे कि आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन है। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनका भी उस वक्त स्थापना हो चुका था और जो कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे और इक्वलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को ये लोग प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पे जो मूवमेंट ये सब चलाया गया, इससे क्या होता है जो नेशन जो राष्ट्रीय गौरव है, ठीक है, और हमारा जो एक सांस्कृतिक एकता है इसे ये लोग फिर से रिवाइव करने का काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर वो है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। तो यानी कि जो बाहरी दुनिया में जो घटनाएं हो रही थी उसका भी असर होता है और उससे प्रभावित होकर भी जो नेशनलिज्म का फीलिंग है वह कहीं ना कहीं यहाँ पे जागरूक होता है या बढ़ता है, ठीक है। तो उसमें से एक सबसे पहला फैक्टर है आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1776 में होता है। तो अमेरिकन जो है वह ब्रिटेन से युद्ध लड़कर अपने आप को भाई आज़ाद करा लेते हैं। अगला जो फैक्टर है वह फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, हम लोग जानते हैं 1789 में। इसके अलावा इटली और जर्मनी जो है इन दोनों स्थानों पर भी जो यूनिफिकेशन है वह किया जाता है, ठीक है। तो इन सब घटनाओं से क्या होता है कि लोग जो प्रेरित होते हैं और उन्हें प्रेरणा मिलता है कि भाई हम लोग जो है वह कहते हैं कि अपने देश के लिए हम लोग लड़ सकते हैं और अपने आप को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना इंडिपेंडेंस जो है वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है जो रसिया जैसी बड़ी जो एक बड़ा साम्राज्य है, बड़ा देश है, उसे जापान जैसे छोटी कंट्री के द्वारा हरा दिया जाता है 1905 में। तो इससे भी क्या होता है कि आपका लोगों के मन में आता है कि नहीं एशियन कंट्री भी जो है वो कहने के आगे चल के वो एक यूरोपियन कंट्री को हरा सकता है। इससे पहले यूरोपियन पावर को लोग नॉर्मली आपका मतलब वो एक तरह से उन्हें हराना असंभव मान के चल रहे थे, बट यहाँ पे क्योंकि छोटा सा देश के द्वारा इतने बड़े देश को हरा दिया जाता है तो इससे इनके मन में विश्वास जागता है कि नहीं हम लोग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यूरोपियंस को हराया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है अर्ली जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, यानी कि कांग्रेस जो है उससे पहले जो जो राजनीतिक संस्था होते हैं, ठीक है, उन्होंने भी कहने कहीं
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर किया है जो आपका नेशनलिज्म का फीलिंग है उसे डेवलप करने में। तो अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन में कौन कौन है, तो जैसे कि आपका है लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि 1838 में बना है, ठीक है, वैसे कि जमींदार का एसोसिएशन हुआ करता था। इसके अलावा एक बॉम्बे एसोसिएशन है जो कि 1852 में बनता है, और इंडियन एसोसिएशन है जो कि 1876 में बनता है, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो नेशनल पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसे डेवलप करने का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस बॉडी रिप्रेजेंटेड द अर्ली पॉलिटिकल अवेकनिंग्स, ठीक है, पॉलिटिकल अवेकनिंग्स है, डिमांड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। तो इस तरह का जो डिमांड है वो ये लोग इन संस्थाओं के माध्यम से ये लोग रख रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगला फैक्टर वह है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। तो हम लोग जानते हैं कांग्रेस जो है उसकी स्थापना 1885 में होती है A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। और इसके सपोर्टर कौन कौन होते हैं, तो उसमें आपके इंडियन लीडर्स होते हैं जैसे कि दादा भाई नेहरू एंड वोमेश चंद्र बनर्जी, इनके द्वारा के सहयोग से आपका कांग्रेस जो है उसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। कांग्रेस यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, तो कांग्रेस क्या करता है, एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, और से जो वहाँ के जो भी लोगों के बीच में जो उनका जो पॉलिटिकल डिमांड्स था उसको रखने के लिए एक ऑल इंडिया लेवल का एक प्लेटफॉर्म देता है। इससे क्या होता है कि और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक जगह ये लोग असेंबल करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है स्टेट कंट्री का, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, और एक जगह ये लोग आते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन होता है। तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं तो बीच में यूनिटी जो है वो डेवलप होता है, और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म भी है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फेजेस ऑफ नेशनलिज्म देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मुख्यतः इसे हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका मॉडरेट फेज जो कि आपका 1885 से 1905 तक चलता है। जो मेन मॉडरेट लीडर्स होते हैं वो रहते हैं यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, ठीक है। ये लोग बेसिकली जो मेथड है वो क्या यूज़ करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन, ठीक है, पिटीशन ये लोग देते हैं, और पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ पे अपने डिमांड्स को लेकर, ठीक है। इनके द्वारा क्या अचीव किया गया, तो इनके द्वारा मुख्यतः देखा जाए तो इन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी अचीव करने में हेल्प किया, नेशनल अवेयरनेस इन्होंने फैलाया क्योंकि कांग्रेस जो है आपका ऑब्वियसली एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा था, और ट्रेंड फ्यूचर लीडर जो है आपका वो इन्होंने प्रोवाइड किया कांग्रेस के माध्यम से। नेक्स्ट जो फेज है हमारा वह है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या होता है आपका, इसमें 1905 से लेकर 1918 तक चलता है, ठीक है। इसके जो प्रमुख लीडर होते हैं वो बीची तिलक होते हैं, विपिन चंद्र पाल होते हैं, और लाला लाजपत राय होते हैं। तो बेसिकली लाल बाल पाल और जो है उनकी जोड़ी के रूप में यह प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ इसका काउज क्या है, बेसिकली ये लोग एक्सट्रीम क्यों होते हैं, बेसिकली क्या होता है ये लोग जो मॉडरेट का जो मेथड होता है पिटीशन और प्रेयर्स का, उससे ये लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और यहाँ पे जो बंगाल है उसका यहाँ पे बंटवारा हो जाता है। इन कारणों की वजह से ये लोग कहीं कहीं जो है वो मॉडरेट एक्सट्रीम जो मेथड है वो अपनाते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या होता है, तो इनके द्वारा स्वदेशी मूवमेंट अपनाया जाता है, बाइकआउट किया जाता है ब्रिटिश गुड्स का, नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसे डेवलप किया जाता है, और मास मोबिलाइजेशन होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जबकि इससे पहले कांग्रेस जो है बेसिकली एलाइट जो पीपल है उनका ग्रुप हुआ करता था देखा जाए तो। इसके अलावा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है उसका यहाँ पे एंट्री होता है कहीं देखा जाए तो, और सेल्फ रिलायंस जो है इंडियन के बीच में डेवलप होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो उनके द्वारा बनाए जाते हैं लगता है, ठीक है। जो नेटिव जो हमारा जो आपका गुड्स है उसे यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, फॉरेन गुड्स का यहाँ पे बाइकआउट किया जाता है। तो ये सब जो कुछ आपका देखा जाए तो फीचर्स है एक्सट्रीमिस्ट फेज का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं गांधीयन फेज, ठीक है। तो थर्ड फेज जो है आपका वह क्या है, गांधीयन फेज। ये कब से कब चलता है, तो 1919 से लेकर 1947 तक चलता है। तो हम जानते हैं कि 15 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। उसके बाद भारत एक साल भ्रमण करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि पहला जो सत्याग्रह है वो आपका वो चंपारण में 1917 में करते हैं, फिर बारदोली करते हैं, ठीक है, और फिर खेड़ा करते हैं। तो खेड़ा करते हैं उसके बाद फिर बारदोली करते हैं, ठीक है। तो इनका जो मुख्य जो आपका कांग्रेस में जो इनका एक प्रभुत्व देखा जाए तो हमें 1919 से देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो प्रमुख मेथड्स क्या क्या अपनाए गए थे, तो पहला तो सत्याग्रह हम देखा है, उनके द्वारा 3 प्रमुख सत्याग्रह किए गए थे। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आपका वह इनके द्वारा चलाया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है आपका वो भी इनके द्वारा चलाया गया था, और
क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो भी इनके द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली गांधी जी का मतलब क्या होता है, जो नेशनलिज्म जो है आपका वो एक मास मूवमेंट बन जाती है, लोगों तक जो ये भावना है वो जाती है और मास मतलब कि ग्रेट एक काफ़ी बड़े नंबर में लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। इसमें क्या होता है कि किसान है, मजदूर हैं, वुमेंस है, यूथ है, सभी कैटेगरी के जो पीपल हैं उन्हें इसमें मूवमेंट में यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। जबकि इससे पहले जो कांग्रेस का मूवमेंट होता था वो बेसिकली एक कुछ गिने चुने पढ़े लिखे जो एलाइट लोग होते थे उनका ही बस एक मूवमेंट बन के रह गया था उससे पहले कांग्रेस। बट यहाँ पे क्या होता है गांधी जी के आने के बाद क्या होता है कि मास मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इनके ही जो आपका बेसिकली टेरियर में देखा जाए तो जो पूर्ण स्वराज है उसे कहीं ना कहीं या कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट उसका गोल के रूप में यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कल्चर नेशनलिज्म का क्या रोल है यहाँ पे। तो कल्चर नेशनलिज्म बेसिकली क्या होता है यहाँ पे रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट्स है, लिटरेचर है, एंशिएंट हेरिटेज है एंड इन सब चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो एंशिएंट हेरिटेज हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है लिटरेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोइट्स है जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी जिनके द्वारा वंदे मातरम जो है वो लिखा जाता है। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख पोइट जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अरविंदो घोष है, इन लोगों के द्वारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाई जाती है कल्चरल अवेकनिंग में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस रूटेड इन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल एंड इंडिजिनियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यतः ये कह रहा है कि जो भारत में जो आपका राष्ट्रवाद का उत्पत्ति होता है वह कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स मिलके यहाँ पे जो है नेशनलिज्म को यहाँ पे डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है आपका सामाजिक और आर्थिक जो असर पड़ता है ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश शासन का यहाँ पे वो, उसके अलावा यहाँ पे जो बाहरी दुनिया में घटनाएं हो रही थी जैसा कि हमने देखा वहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हुआ, ऐसे इवन रशिया जापान वॉर हुआ। तो इन सब चीज़ों का भी असर था और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिजीनियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का भी यहाँ पे मिला जुला असर जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अर्ली रिफॉर्म टाइम्स से लेके गांधी जी के मास मूवमेंट तक, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म जो है वह कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर डेवलप होता है और लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी से आगे हटकर ये क्या होता है मास स्ट्रगल में डेवलप हो जाता है और सेल्फ डिटर्मिनेशन की ओर यह बढ़ता आगे चल के, ठीक है। और ये सब मिलके क्या होता है कि फाइनली आपको 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाते हैं और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कंट्री है उसका कहने की उत्पत्ति होता है, जिसका मुख्य वैल्यू क्या होता है, तो ये आइडिया क्या होता है आपका मुख्यतः तो यूनिटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस होता है। तो यहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया है यह टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।